नमस्कार दोस्तों, अनुभव की सीढ़ी चैनल के लिए आज हम कहानी सुनते हैं डॉक्टर पाल भसीन जी से। अपने समय के चर्चित कथाकार, दोहाकार, साहित्यकार दिल्ली छोड़कर अब आजकल पेड़ में रह रहे हैं। तो उनकी बहुचर्चित कहानी कील आज हम उनसे सुनते हैं। डॉक्टर पाल भसीन जी। जी भाई साहब। कॉलोनी की सीमा में दाखिल हो आलोक सर अभी कुछ ही दूर चले होंगे कि एक बारगी दर्द से कराह उठे। इस इलाके में किसी कांटे की कल्पना करना आसान नहीं। आसपास भव्य कोठियों की कतारें हैं, हरी हरी घास और रंग बिरंगे फूलों से लदे पदे सजे संवरे लॉन्स हैं। इन दिनों कहीं कहीं उनमें हर श्रृंगार खूब महकता है। यूं गंध तो यहाँ और भी कई किस्मों की तैरती रहती है, पागल कर देने वाली गंध, ऐसी भी जो नाक भौं सिकोड़ लेने को मजबूर कर दे। पर आलोक सर का आधुनिकता बोध गंध की उन तमाम किस्मों की अलग अलग संज्ञाओं से परिचित नहीं हो पाया। कभी कभी यह बात उन्हें खटकती भी है। आत्महीनता का सा एहसास होता है जिसे वे बलात् झटक देते हैं। उनके आकर्षण का केंद्र हर श्रृंगार है। जिन मालियों ने अपनी रुचि से हर श्रृंगार के वे गाछ जहां तहां रोक दिए हैं, उनके प्रति आलोक सर कृतज्ञता से भर उठते हैं। जितनी भी तरह की खुशबुएं इस इलाके की फिजा में घुली मिली रहती हैं, उनमें से हर श्रृंगार की महक को वे बड़े एहतियात से बटोर कर मन प्राण के पोर पोर पर छिड़कते हैं। बड़ा चैन मिलता है तब आसपास की कोठियों में कहीं तने हुए शामियाने और धीमी धीमी लयें उभारता पुलिस बैंड, कहीं कोई विदेशी धुन और उस पर थिरकते हुए गोरे काले पांव, कहीं किसी लॉन से तैरता हुआ आयातित मदिरा की गंध का तीखा एहसास, आतंक पैदा करते लोहे के गेटों पर तैनात खाकी वर्दियों वाले चौकीदार, या फिर भेड़ियों लोमड़ियों से कद्दावर गठीले कुत्तों की स्वामी भक्त भों भों, ये सब उनके लिए अर्थहीन हो रहते हैं। इनके अस्तित्व तक को वे भूल जाते हैं। हर श्रृंगार की महक उन पर छा जाए, उन्हें अपने में आबद्ध कर ले, इसी वांछा से वे बस को वहीं छोड़ देते हैं जहां से कॉलोनी की शुरुआत होती है। वहीं से कदम कदम रेंगते हुए घर पहुंचा करते हैं। आज भी वही किया था कि एक बारगी दर्द से कराह उठे। उनका यह दर्द नया नहीं, बहुत पुराना है। सुना है दर्द पुराना हो जाए तो उसका एहसास मर जाता है, या फिर उसमें पहले किसी तलखी नहीं रह जाती। आलोक सर के साथ ऐसा नहीं हो पाया। बीच बीच में कुरेदा न जाए तभी तो घाव भरता है। उनकी स्थिति ऐसी है नहीं, इसीलिए एहसास दिन ब दिन मानो सांड पर चढ़ता चला गया है। बीच बीच में भूलने की हरचंद कोशिश करते हैं पर सफल नहीं हो पाते। ऐसे में उनका मन होता है कि जूते उतार कर हाथों में ले लें, नंगे पैरों चलने से कुछ तो आराम मिलता। लेकिन इस पॉश कॉलोनी में मन की बात मान बैठना अटपटी सी बात होगी, एकदम एब्सर्ड। वे कोई गवाई गवार नहीं, तालीम याफ्ता हैं, कपड़ों की बुर्राक सफेदी को प्रयत्न पूर्वक बरकरार रखे हैं। नंगे पांव चलकर अपनी भद्द पिटवाएंगे, लेकिन जूते पहनकर चलना भी तो जान का कसाला है। और लड़खड़ाती सी चाल उनकी गति का स्थायी भाव बन चुका है। यह लड़खड़ाहट कभी कभी बहुत बढ़ जाती है। ऐसे में ही उनका एहसास मानो फिर सांड पर चढ़ता है। बीच बीच में मोतियों से जूतियों को ठोंक बजवा भी लेते हैं। कुछ रोज बीतने पर फिर वही खटराग। पैरों के तलवों में घाव हो गए हैं। उन्हीं घावों को लिए लिए भी चलते हैं, आज तक चलते आ रहे हैं, लड़खड़ाती चाल से ही सही।
जूतियां उन्होंने बदली भी कई मर्तबा है। रोज रोज बदलने की औकात तो उनमें है नहीं। सुरक्षा के बोध से ही उन्होंने जूतियां नाम की चीज से तादात्म्य धारण किया था। प्रतिष्ठा का प्रश्न भी इससे जुड़ा ही है, किसी के लिए कम, किसी के लिए ज्यादा। उनके लिए जूतियां प्रतिष्ठा का मानदंड ही होती हैं। चलना तो उन्हें शायद पड़ता ही नहीं। जूतियों की बेहतरीन किस्में उन्हीं के पास हैं। आलोक सर सुरक्षा और प्रतिष्ठा के बीच त्रिशंकु से लटके हैं। बढ़िया और आरामदेह जूतियां उन्हें उपलब्ध नहीं और नंगे पांव न चल पाना उनकी विवशता ठहरी। उनकी बात और है, जो सुरक्षा और प्रतिष्ठा दोनों अलामतों की हद से अभी बहुत दूर है। क्या बात। आलोक सर ठहरे बीच वाले, बराए नाम सही, पांव नंगे तो नहीं। प्रतिष्ठा का प्रश्न भी थोड़ा बहुत हल हो ही जाता है। न भी होता हो, उसका भरम कुछ कुछ बना रहता है। रही बात चुभन की, तो हुआ करे। पर यह बात कहने में जितनी सरल है, जीने के स्तर पर उतनी नहीं। आलोक सर जानते हैं कि तलुओं से, एड़ियों से उठती हुई यह टीस मस्तिष्क की शिराओं को कैसे झिंझोड़ देती है, चेहरे पर कैसे कैसे विद्रूप अंकित कर देती है। पर गिरते गिरते भी संभल कर रह जाना होता है। न गिर पाना भी जैसे एक मजबूरी हो। कम से कम आलोक सर को ऐसा ही लगता है। जाने कितनी बार उन्होंने धराशायी हो जाना चाहा है। तब भीतर से जाने कैसी एक लपट सी उभरती है, जिसकी आंच पा वे फिर से रेंगने लगते हैं। इस लगातार के रेंगने से उन्हें कुछ भी उपलब्ध न हुआ हो, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। जो आलोक सर के बेहद करीब हैं, उनमें से अधिकांश इसी मत के हैं कि दरअसल उनकी जिंदगी अब संवरी है। परमात्मा सबकी सुनता है कभी न कभी, वरना कहाँ वह कस्बे की स्कूल मास्टरी, गांव का कीट सीलन से भरा माहौल, भूतपूर्व मंत्री महोदय के अखबार के लिए उन्हीं के द्वारा खींची गई आड़ी तिरछी लकीरों पर कलम घिसाई, और कहाँ यह कॉलोनी और एक नामी संस्थान की नौकरी। अब सचमुच मजे हैं उनके। तभी तो कुछ ऐसे भी हैं जो छिपे तौर पर उनसे ईर्ष्या करते हैं। चेहरे का भाव इस मनोवृत्ति को यदि व्यक्त कर ही देता है, तो उनका क्या दोष। कभी कभी तो खुद आलोक सर को ठीक वैसा ही अनुभव होता है जैसा और लोग कहते हैं, पर ऐसे क्षण बहुत कम होते हैं। उन क्षणों में उनके गालों पर आत्मगौरव की सुर्खियां तैर जाती हैं। पैरों की चुभन बर्दाश्त की हद में सिमट आती है, और मगन मन वे सोचते हैं कि अगले वेतन में से एक नया जूता जरूर खरीदेंगे, पर वह शुभ दिन नहीं आता। और पहले से तय करके भी ऐन वक्त पर जब वे जूतों की मद के लिए कोई रकम नहीं निकाल पाते, तो दार्शनिक से हो रहते हैं। अपेक्षाकृत विस्तृत सा नजर आता अपना यह नया दायरा उन्हें बेहद संकुचित लगने लगता है। वे सोचते हैं कि व्यक्ति जीवन भर क्रमशः बृहत्तर दायरों की तलाश में भटकता है, परंतु क्या कभी सफल हो पाता है। चपरासी की बेंच से लेकर संसद तक के ये तमाम दायरे ही तो हैं। इन दायरों की सार्थकता आखिर क्या है। धुरी विहीन ये चक्र, इन्हीं में वर्तुलाकार घूमती हुई जिंदगी का मूल हेतु वस्तुतः क्या है। मन एकाग्र नहीं हो पाता। अपने इस चिंतन की भूल भुलैया में फंसकर वे छटपटाने लगते हैं, और पैरों के चिरे हुए अंगूठों तलुओं की पीड़ा असह्य हो उठती है। नया जूता लेने की बात दिमाग में आती जरूर है, और उससे कुछ सांत्वना भी मिलती है, पर यह सब टिकाऊ नहीं हो पाता। वरीयता क्रम से पहली जरूरत माधवी की है। पहनने ओढ़ने के यही तो दिन है उसके। कुछ महीने पहले उसे लेकर दिए गए साधारण जूते अब अपनी बेबसी व्यक्त करने लगे हैं। उसकी नई उम्र की गति के वेग को वे आत्मसात नहीं कर पाते। स्कूल में मॉर्निंग असेंबली के बाद होने वाली ड्रेस चेकिंग के समय अपने बॉब्ड हेयर को गर्दन के झटके के साथ संवारती और पेंसिल से संवारी भौहों को तरेरती हुई मैम जब जूतों के सवाल पर आए दिन उसे टोक देती है, तो बेचारी बिसूरती हुई घर लौटती है। उस नन्ही सी जान को यूं बिसूरते हुए देखकर उन्हें लगता है
जैसे कोई आरे से उनके कलेजे को चीरता चला जा रहा है। अपने ही रक्त से स्नात उनका व्यक्तित्व डगमगा रहा है। और आलोक सर बिटिया की ठुड्डी ऊपर उठा पुचकारते हुए उसका सिर सहलाकर दिलासों से उसे बहला देंगे। पिता की प्रेमल दृष्टि से अपनी सुरक्षा का कवच प्राप्त कर बिटिया का मन तो जरूर बहल जाएगा, पर रात्रि के निविड़ अंधकार में आलोक सर चुपके अश्रुविहीन रुदन करते रहेंगे। तब उन्हें छाती के बाईं ओर कील से चुभने की अनुभूति अक्सर होती है, मानो तलवों एड़ियों में धसी हुई जूतों की कीलें भीतर ही भीतर उनके समूचे अस्तित्व को सालती हुई अब वहां भी सुराख कर देने की प्रक्रिया में संलग्न हो। तब वे औंधे मुंह पड़कर हथेलियों से छाती को कसकर दबा लेंगे। उन्हें निराला की पंक्तियां स्मरण हो आएंगी, धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित कर न सका। उस करुण प्रसंग की पुनरावृत्ति की कल्पना वाले रोमांटिसिज्म से वे कोसों दूर रहते हैं। वैसी परिस्थिति है भी नहीं, पर समय सापेक्ष इस सोच से वे बखूबी परिचित हो चुके हैं कि जीवन की निर्बाध गति के लिए जूतों का, आरामदेह जूतों का होना बहुत जरूरी है। इन्हीं की प्राप्ति के लिए वे एक सर्किल से दूसरे में कूद फान करते रहे, पर अवरोध है कि सिर उठाए आते ही चले जाते हैं। शुरू से ही ऐसे नहीं थे आलोक सर। उनके चिंतन का चक्र किसी और ही तरह के चेतना बिंदु को घेरे हुए था। किसी के टोकने पर वे उपेक्षा से हंस दिया करते थे, और जब हालात ने उनकी घिसाई शुरू की तो पहले ही घिसाव में उस आरोपित आदर्श के मुलम्मे के परखचे उधड़ गए। वस्तु स्थिति उनके सामने प्रकट हो चुकी थी, वो कि एक लंबे अरसे तक वे उसे नकारते रहे। लंबी चौड़ी कोई डिग्री तब उनके पास थी नहीं। इस मोह से उन्होंने अपने को प्रयत्न पूर्वक अलग रखा था। जाने क्या कुछ अनाप शनाप पढ़कर किशोर वय में ही उन्होंने ये धारणा बना ली थी कि ऐसी तुच्छ बातों में नहीं उलझना, मुख्य चीज योग्यता है, जिसे पाने के लिए डिग्री आदि बिल्कुल बेमानी है। दूसरों को इस बात का कायल कर देने के लिए उदाहरणों का अभाव उनके पास नहीं था, लेकिन जिंदगी की ठोस जमीन पर जिस दिन उन्होंने पहला कदम रखा, उसी दिन सब कुछ गोल गोल घूमता नजर आया। दिए जाने वाले उदाहरणों के युग से अपनी समकालीन परिस्थितियों का तालमेल वे न बिठा सके। किशोर वय की कल्पना के बेलगाम घोड़े वहीं पहुंचकर दम तोड़ गए। अब उन्हें कड़ी जमीन पर पांव प्यादे चलना था। ऐसे में जूतों के महत्व को अस्वीकार कर देने का अर्थ होता अपने अस्तित्व को खो देना। गनीमत हुई कि वे नंगे पांव नहीं थे, फटे पुराने जैसे भी थे, जूते उनके पास थे सही। गति का आभास बना रह गया। कभी जाने किस झोंक में उन्होंने टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में बिकने वाले एक डिप्लोमा कोर्स के लिए नाम लिखवा लिया था। ट्रेनिंग पूरी हो जाने पर उन्हें शिक्षा विभाग द्वारा एक छपा हुआ कागज थमा दिया गया। उसी मामूली से कागज ने कितने ही वर्षों तक उनके पांवों को कील कांटों और कीचड़ से बचाया। पीछे मुड़कर देखते हैं आलोक सर तो आज भी उन्हें आश्चर्य होता है। पर जैसा कि सस्ते और साधारण जूतों के सबब आमतौर पर हुआ करता है, बाहर के कील कांटों से कुछ कुछ बचाए रखने के साथ साथ वे पतावों से उभर आई कीलों की नोकों से अपने भीतर सिमटे हुए पांवों के तलवों के कलेजे को बींधने लगते हैं। मामूली से स्कूल मास्टर की औकात ही क्या, तब तो और भी नहीं थी सिवा इस आत्म प्रवंचना के कि वे बेरोजगार नहीं बारोजगार है। जीवन की गति नेता लोगों के धारा प्रवाह भाषण से तो नहीं हो पाई। मालिक के सामने कांपते गिड़गिड़ाते सेवक की अस्फुट लड़खड़ाती भाषा हो जैसे। और इसी गतिहीनता को गति मान लेने की लाचारी भी कैसी थी। और उन्हें लगता कि वे समय से पिछड़ गए हैं, बहुत ज्यादा पिछड़ गए हैं। अब चाहे कितना भी दौड़ें उसे पकड़ नहीं सकेंगे। जी तोड़ कोशिश करके देखा जा सकता है, लेकिन ऐसी जूतियों के चलते वह भी संभव नहीं जो बाहर से दिखाने भर के लिए बचाती हैं और खुद भीतर मार करती हैं, ऐसी कि किसी को घाव तक नजर न आए। इसलिए पहले इन्हीं का बदला जाना जरूरी है। सस्ती हो बेशक,
कुछ दिन तो आराम देगी, किसी चीज के नएपन का एहसास भी कुछ कम तसल्ली नहीं देता। बात की फिर बात को देखी जाएगी। और तब के आलोक मास्टर साहब ने खींचतान करके नए जूतों का जुगाड़ कर ही डाला। यही क्रम बरसों से चल रहा है। कई जूते उन्होंने बदले हैं। बदलने से पहले पुरानी जोड़ी को वे तब तक निभाते रहे हैं जब तक कि उसके मूल अवयवों का पूरी तरह तिरोभाव होकर मोतियों के माध्यम से दूसरों के पुराने जूतों के घिसे पिटे चमड़े की चेपियों का संपूर्ण आविर्भाव नहीं हो जाता रहा। एक आध बार तो ऐसा भी हुआ है कि नए जूतों का जुगाड़ उन्हें खुद नहीं करना पड़ा, स्थिति देखते हुए किसी मेहरबान ने उन्हें स्वयं भेंट कर दिए। ऐसे अविस्मरणीय क्षणों के बारे में जब कभी वे सोचते हैं, चेहरे पर ग्लानि के कैसे भाव उभर आते हैं। आलोक सर की ग्लानि का कारण अपनी जगह वाजिब है। जब तब उन्होंने खुद जुगाड़ किया तब भी, और जब किसी ने उपहार के नाम पर जूता दे मारा तब भी उनकी यथास्थिति में कोई अंतर नहीं आया। कुछ ही दिन चल पाते रहे कि कभी किसी की सिलाई उधड़ी तो कभी किसी ने पहली ही ठोकर में मुंह बा दिया। कभी वे चौड़े पंजों को दबोचते हुए उनकी गति का गला घोटते रहे, तो कभी भीतर ही भीतर अपने पहने कीलों के दांत खोलकर पैरों को लहूलुहान करते रहे। इसके बावजूद आलोक सर जो तब तक अनवरत चलते गए, तो उनका भूता कह लो या उसे मजबूरी अथवा साधना की संज्ञा दे डालो, तय था कि अब और आगे न चल पाएंगे, होने दो चरम परिणति के क्षण, उन्होंने सोचा था। भीतर ही भीतर तब वे दिल हार चुके थे। तभी एक उड़ती सी खबर उनके कानों को गुदगुदा गई। पहले तो उन्हें लगा कि चंडू खाने की गप है, पर छानबीन की तो 100% सच निकली। जूते सप्लाई करने की किसी कंपनी ने एक नए डिजाइन के उत्पादन की घोषणा की थी, जनता मार्का, सस्ता और तसल्ली बख्श। आलोक सर को लगा यह स्वर्ण अवसर मानो उन्हीं के लिए आया है। कोई बड़ा आदमी अगर सिफारिश कर दे तो सस्ते और तसल्ली बख्श जूते जैसे तैसे खरीद डालें, पैरों को जरा आराम मिले और जिंदगी सलीके से चले। और मार्फत किसी बड़े आदमी के आलोक सर ने वे सस्ते और तसल्ली बख्श जूते पाने के लिए एप्लीकेशन भिजवा दी। पंजीकरण हो गया। देश देश की चाल ठहरी। यहाँ हर सस्ती और तसल्ली बख्श चीज हासिल करने के लिए जनता छाप जनता को पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, फिर लॉटरी खुल जाए जिस किसी के भाग्य से। आलोक सर को यह संतोष जरूर है कि उस लॉटरी के सिलसिले में भाग्य ने उनसे गद्दारी नहीं की। 2 बरस बाद जब लॉटरी खुली थी तो विजेताओं की सूची में उनका नाम भी था। नए जूते हासिल कर लेने की उम्मीद में 2 बरस तक लगातार इस उससे मांग तांग कर जैसे तैसे जूतों से वे अपने पांवों का नंगापन छिपाते रहे, दूसरों के पैरों के पसीने की सड़ांध सहते रहे। एमए की सनद भी उन्हें तभी मिली थी। क्या बात। सचमुच उन्हें लगा कि जनता मार्का वे जूते बड़े आरामदेह हैं, चमचमाते हुए देखने वालों पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है, चाल में एक बाकी अदा आ जाती है। अब एक प्रभा मंडल उनके व्यक्तित्व के चारों ओर छितरा जाएगा। अब वे तेज तेज कदमों से खूब चल सकेंगे और गुजर गए वक्त को बुद्धि से धर पकड़ेंगे। इस उद्दीपन की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप आलोक सर बेतहाशा दौड़ने लगे। सांस फूल गई तो एक नामी संस्थान के गेट के भीतर पहुंचकर दम लेने को मजबूर हो गए। जनता मार्का सस्ते और तसल्ली बख्श जूतों ने भी और आगे दौड़ा ले चलने में अपनी असमर्थता की दुहाई देनी शुरू कर दी थी। फिर उन्होंने वहां इस पॉश कॉलोनी में सिर छिपाने की एक जगह जैसे तैसे तलाश की तो जान पहचान वालों की नजर में उनका कद बालिश्त भर और बढ़ गया। कहाँ रहते हैं आप के जवाब में इस कॉलोनी का नामोल्लेख करते हुए मुंह में जैसे मिश्री सी घुलती है। वातावरण सापेक्ष नए भाव बोध के अनुरूप इस मिठास के लिए कोई उपमा उन्हें सूझती नहीं, सो मन ही मन इस पुराने उपमान से ही काम चला लेते हैं। यूं आलोक सर अपने भीतर के खोखलेपन से वाकिफ हैं। दूसरों के समक्ष अपनी वायवी उपलब्धियों का बखान करते समय जिस मिठास की अनुभूति होती है, घर तक पहुंचते पहुंचते वह एक कड़वाहट में परिवर्तित हो जाती है। पड़ोस के मिस्टर फर्नांडीज की मिसेज ने कैसे तपाक से एक बार कहा था,
आखिर आप लोग अपने मेहमानों को एड्रेस देते समय यह भी क्यों नहीं बता देते कि आप सर्वेंट क्वार्टर में रहते हैं? क्या बात। उनकी अपनी पत्नी दिन भर अकेली कमरे में पड़ी झुरती रहती है, न अड़ोस न पड़ोस। पत्थरों की इन भव्य इमारतों में सारा दिन आदमी की जात के दर्शन नहीं हो पाते। महज कुत्तों की गुर्राहटों से दिल बहलता नहीं दहलता है। पर अब आलोक सर से भी वे इस बात की शिकायत नहीं कर सकती। यही बसने की जिद खुद उनकी थी, आलोक सर की नहीं। वे स्थिति को ज्यादा बेहतर समझते हैं। वे जानते हैं कि मिट्टी से अपने जीवन के खाद्य को बटोरने वाले पौधे को मिट्टी से अलग कर चाहे अथाह जल में स्थित कर दो, पर वह पनपेगा नहीं, नष्ट हो जाएगा। यहाँ पानी तो खूब है, पर मिट्टी का नितांत अभाव, और पानी में अपनी जड़ों का विस्तार सिर्फ मनी प्लांट ही कर पाते हैं। आलोक सर मनी प्लांट नहीं, उन्हें जिंदा रहने को मिट्टी भी चाहिए। मिट्टी जो पानी की बौछार पड़ते ही सौंधी महक बिखेरती है। क्या कहीं विकसित हरसिंगार की वह गंध उन्हें प्रकारांतर से उसी मिट्टी की गंध के साथ जोड़ती है। उस दिन भी उसी गंध को तलाशते हुए आलोक सर एक बारगी दर्द से कराह उठे। सस्ता और तसल्ली बख्श जनता मार्का जूता उन्हें कुछ रोज उन्होंने कुछ रोज पहले ही तो खरीदा था। बाहर से भला चंगा होने पर भी इतनी जल्दी उसके भीतर कीलों की नोकें उभर आएंगी सोचा तक न था। और इससे पहले कि वे कसमसा कर घुटनों के बल बैठ रहे हैं, उन्होंने गंधहीन फूलों की हिफाजत के लिए लगाई गई एक कांटेदार तार को कसकर पकड़ लिया। सड़क के दोनों ओर देशी विदेशी कारों की लंबी कतारें थीं, जिनमें बैठे ड्राइवर लोग ऊँग रहे थे या बीड़ी सिगरेट के कश लगा रहे थे। सामने कोठी के लॉन में फुहर ठहाके गूंज रहे थे। स्पेशल कोटे से उपलब्ध की गई नपी तुली मुस्कुराहटें तैर रही थीं। अजीबोगरीब पोशाकों के रंग बिखरे थे। बहरा लोग मुस्तैदी से सर्व कर रहे थे, जैसे अंधेरी रात गए मरघट में भूतों का नंगा नाच हो रहा हो और चबाई जाती हड्डियों की चटाख चटाख ध्वनि उभरती हो। और रोजमर्रा के इस भयावह दृश्य को फटी फटी आंखों से घूरते आलोक सर हाथों पर कांटेदार तार की चुभन को क्षण भर के लिए भूल से गए। फिर एकाएक उन्होंने वहां से भाग के आना चाहा, वहां जहां इस विभत्स की पहुंच न हो। अपने इस इरादे को कार्यान्वित करने के लिए वे तनिक सीधे हुए, सरपट दौड़ने की मुद्रा बनाई और पहला ही कदम बढ़ाया था कि एक बार फिर पीड़ा से कराह कर वहीं बैठ रहे। कुछ दिन पहले खरीदे जनता मार्का सस्ते और तसल्ली बख्श जूतों की सभी कीलें पतावों को फोड़कर उनके तलवों में घुस गई थी। क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद इस कहानी के लिए। मिलते हैं फिर।